आज हमारे सामने जो दस्तावेज है वो थोड़ा हटके है। हाँ, ये कोई रिपोर्ट या कोई रिसर्च पेपर नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये एक पुरानी डायरी के पन्ने हैं, काले चमड़े की जिल्द वाली, जिस पर सुनहरे अक्षरों में लिखा है डायरी ऑफ कैप्टन जॉनसन 1824। लेकिन यहीं पर सबसे बड़ा पेच है। हाँ, कि ये डायरी जो 1824 में शुरू हुई, उसमें 1947 के भारत विभाजन के बाद की घटनाओं का जिक्र कैसे आ गया? और यही आज की हमारी पड़ताल का सबसे बड़ा सवाल है। हमारे पास जो स्रोत है आतरगोली शुंजा, वो इसी पहेली के इर्द गिर्द बुना गया है। आज हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि समय का ये विरोधाभास आखिर मुमकिन कैसे हुआ। बिल्कुल। ये सिर्फ एक डायरी की कहानी नहीं है। ये हमें कलकत्ता के एक ऐसे भूले बिसरे खौफनाक अध्याय में ले जाएगी जहां इतिहास, लालच और अलौकिक ताकतें आपस में उलझी हुई हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फिर इस रहस्य की परतें खोलते हैं। कहानी का सिरा पकड़ते हैं महस्तबीर से, एक ऐसे पारखी जिन्हें पुरानी चीजों को छूकर ही उनकी ऊर्जा का अंदाजा हो जाता है। मतलब वो शुभ है या अशुभ? हाँ बिल्कुल। तो उन्हें कलकत्ता की अतर गली के एक पुराने जर्जर घर में बुलाया जाता है। और उस घर का माहौल मतलब वो कहानी का मंच तैयार कर देता है। हाँ, दीवारों से नमी रिस रही है। हाँ। हवा में एक अजीब सी घुटन और धूल की मिलीजुली गंध, और सबसे अजीब एक ऐसा एहसास है ना, जैसे कोई अदृश्य आंख आपको लगातार घूर रही हो। सही। घर का मालिक सुश्रुत साहू खुद डरा हुआ है। वो महस्तबीर को बताता है कि जब भी वो दूसरे माले के पश्चिमी कमरे में जाता है तो उसे अपनी गर्दन के पास किसी की गर्म सांसों का एहसास होता है। और ठीक उसी धूल भरे मनहूस कमरे में एक भारी भरकम सागौन की अलमारी के नीचे महस्तबीर को वो काली डायरी मिलती है। और उसे हाथ में लेते ही एक अजीब सी सनसनी उनके पूरे शरीर में दौड़ जाती है। उंगलियां सुन्न पड़ जाती हैं और कमरे का तापमान अचानक से गिर जाता है। तो ये कोई मामूली किताब तो नहीं थी, ये अपने आप में एक चेतावनी थी। बिल्कुल। डायरी खोलते ही ये साफ हो जाता है कि ये किसी कैप्टन का रोज का हिसाब किताब नहीं है। ये तो असल में कलकत्ता के राय चौधरी खानदान के पतन का और उनके खौफनाक कारोबार का एक कच्चा चिट्ठा है। और इस कहानी के केंद्र में है सनाथ राय चौधरी। सनाथ राय चौधरी, जिसकी जमींदारी तो कब की जा चुकी थी, लेकिन दिमाग से वो नवाबी शानो शौकत का भूत नहीं उतरा था। अच्छा, पर यहाँ एक सवाल उठता है। इस खानदान का पेशा था बारांगना सरवरा, मतलब वेश्यावृत्ति। तो अगर ये कारोबार इतना ही चल रहा था तो सनात के समय में आकर ठप क्यों पड़ गया? क्या वजह सिर्फ देश का बंटवारा थी? ये बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, बारंगना सरवरा उस दौर में सिर्फ वेश्यावृत्ति नहीं थी, वो एक तरह से ताकत और रसूख दिखाने का जरिया था। अच्छा। हाँ, सनात के परदादा सरलनाथ राय चौधरी इस कला में माहिर थे। कहा जाता है कि उनकी लाई औरतों में एक ऐसा रहस्यमयी आकर्षण होता था कि राजे महाराजे भी उनके कदमों में अपनी दौलत लुटा देते थे। मतलब ये कोई सामान्य कारोबार नहीं था, इसमें कोई राज था। बिल्कुल। और यही राज सरलनाथ के साथ ही लगभग दफन हो गया था। उनके बाद परिवार के लोग उस कला को दोहरा नहीं पाए। और फिर 1947 के बंटवारे ने उनके ग्राहकों का दायरा और सीमित कर दिया। सही पकड़ा। पुराने रईस चले गए और नए ग्राहकों को शिकायत होने लगी कि अरे, औरतों ने अब वो पहले वाली बात नहीं रही। यहीं से सनात की हताशा शुरू होती है। और वो अपने खानदान के उस काले रहस्य को फिर से जिंदा करने की ठान लेता है। हाँ, और यहीं से कहानी एक बहुत ही खतरनाक मोड़ लेती है। वो उस रहस्य की खोज में बंगाल की एक नदी से घिरे गुमनाम से गांव पहुंचता है। और वहां उसे एक रहस्यमयी बूढ़ा मिलती है, कमर झुकी हुई, चेहरे पर झुर्रियां, लेकिन आंखें किसी शिकारी चील की तरह पैनी। और वो सनात की मदद करने को तैयार हो जाती है, मगर एक शर्त पर। शर्त थी कि अनुष्ठान सुंदरबन के किसी सुनसान द्वीप पर अमावस्या की रात को ही करना होगा। सनात वो तो अपनी खोई हुई शान वापस पाने के लिए कुछ भी करने को तैयार था। फौरन मान गया। और कैप्टन जॉनसन की डायरी में उस रात का जो जिक्र मिलता है वो वाकई रोंगटे खड़े कर देने वाला है। डायरी में लिखा है, हवा में सड़े हुए मांस और लिली के फूलों की एक अजीब मिलीजुली गंध थी। औरतें एक घेरे में खड़ी थी और चांद की धुंधली रोशनी में उनकी परछाइयां गैर मामूली तौर पर लंबी और विकृत दिख रही थी। ये मंजर ही अपने आप में कितना डरावना है। और फिर अनुष्ठान शुरू होता है। बुढ़िया कुछ ऐसी भाषा में मंत्र पढ़ना शुरू करती है जो इंसानी जुबान लगती ही नहीं। आग से नीले रंग का धुआं उठता है और
और उन औरतों के शरीर में एक अजीब सा कंपन शुरू हो जाता है। डायरी के मुताबिक उनकी आंखें किसी भूखे जानवर की तरह चमकने लगती हैं। हाँ, तो यहाँ दिलचस्प बात यह है कि यह कोई आम पूजा पाठ नहीं था। यह प्रकृति की किसी आदिम अनियंत्रित शक्ति को जगाने जैसा था। लेकिन कहानी का सबसे अहम मोड़ तो अनुष्ठान के बाद आता है ना? बिल्कुल। जब सनात उस बुढ़िया को उसकी फीस देना चाहता है तो वो पैसे लेने से साफ इनकार कर देती है। और वो कहती है, प्रकृति से जो छीना है उसका कर्ज तुम्हें ही चुकाना होगा। सनात इस चेतावनी का मजाक उड़ाता है, उसे अपमानित करता है और उसी सुनसान द्वीप पर अकेला छोड़कर चला आता है। और ये उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी, सबसे घातक भूल थी। बिल्कुल। उसने सिर्फ एक बुढ़िया का अपमान नहीं किया था, उसने उस शक्ति का अपमान किया था जिसने उसे वो वरदान दिया था। उसने एक ऐसा कर्ज अपने सिर ले लिया था जिसे चुकाने का तरीका उसे मालूम नहीं था। कलकत्ता लौटकर सनात उन औरतों को बनीता नाम देता है और उसका धंधा रातों रात चमक उठता है। हाँ, बड़े बड़े जहाजों के मालिक और अंग्रेज अफसर उसकी बनीताओं की एक झलक के लिए मुंह मांगी कीमत देने को तैयार थे। लेकिन कैप्टन जॉनसन, जो अब तक सिर्फ एक ग्राहक और दर्शक थे, उन्हें कुछ गड़बड़ लगने लगती है। हाँ, जॉनसन एक जिज्ञासु आदमी थे। वो सिर्फ मनोरंजन के लिए नहीं जाते थे, बल्कि चीजों को समझने की कोशिश करते थे। अच्छा? उनकी डायरी का एक हिस्सा बहुत अहम है। वो लिखते हैं, मैं सनात के अड्डे पर कुसुम नाम की एक बनीता से मिला। उसकी आंखें समुंदर की तरह गहरी नीली थीं, पर अजीब बात यह थी कि उसकी पुतलियां कभी हिलती नहीं थीं। मतलब एकदम स्थिर। एकदम। आगे वो लिखते हैं, जब वो मुस्कुराई तो ऐसा लगा जैसे कोई मोम की गुड़िया मुझे अपनी ओर खींच रही हो। उसकी हंसी में कोई जिंदगी नहीं थी। मोम की गुड़िया, ये शब्द ही अपने आप में कितना अजीब है। और फिर इन औरतों में और भी बदलाव आने लगते हैं ना? बिल्कुल। सनात भी नोटिस करता है कि उसकी बनीताएं दिन ब दिन पीली पड़ती जा रही हैं। अच्छा। हाँ, उनकी भूख लगभग खत्म हो गई है। वे सिर्फ रात में जागती हैं और दिन की रोशनी से ऐसे कतराती हैं जैसे वो उन्हें जला देगी। आईनों से नफरत, ये तो पिशाचों की कहानियों जैसी लगती हैं। क्या डायरी में कोई संकेत है कि सुंदरबन की वो शक्ति असल में क्या थी? डायरी इसे साफ तौर पर नहीं बताती, लेकिन संकेत इसी ओर हैं। आईनों के बारे में कहा जाता है कि वो इंसान की आत्मा का अक्स दिखाते हैं। तो शायद इन औरतों के शरीर में अब उनकी अपनी आत्मा बची ही नहीं थी। हो सकता है। और सनात को इस खौफनाक सच्चाई का पहला सबूत तब मिलता है जब वो एक रात छिपकर अपनी सबसे खूबसूरत बनीता चंदना को देखता है। क्या देखता है वो? वो देखता है कि चंदना एक जिंदा कबूतर की गर्दन मरोड़कर उसका कच्चा खून पी रही है। अरे बाप रे! उस पल सनात को एहसास होता है कि उस अनुष्ठान ने सिर्फ उन औरतों का आकर्षण नहीं बढ़ाया, बल्कि उनके अंदर किसी ऐसी चीज को जगा दिया है जो इंसानी खून की प्यासी है। उसने सोने का अंडा देने वाली मुर्गियां नहीं, बल्कि खून चूसने वाली पिशाचिनियां पाली थीं। बिल्कुल। और अब उस कर्ज को चुकाने का वक्त आ गया था। खतरे की पहली घंटी तब बजती है जब एडवर्ड नाम का एक अमीर और प्रभावशाली अंग्रेज अफसर कुसुम के साथ रात गुजारने आता है। हाँ, एडवर्ड कुसुम के पीछे पागल था। उसने सनात को बेशकीमती तोहफे दिए थे, सिर्फ उस एक रात के लिए। अगली सुबह जब देर तक दरवाजा नहीं खुला तो नौकरों ने आवाज लगाई, कोई जवाब नहीं। फिर आखिर में सनात के कहने पर दरवाजा तोड़ा गया। और अंदर का मंजर किसी के भी होश उड़ाने के लिए काफी था। बिस्तर पर एडवर्ड का शरीर पड़ा था, लेकिन वो पूरी तरह से सिकुड़ा और सूखा हुआ था। सूखा हुआ मतलब? जैसे अंदर से सब कुछ निचोड़ लिया गया हो। उसके गले पर 2 छोटे-छोटे गहरे काले निशान थे और पूरे कमरे में खून की एक बूंद भी नहीं थी। एक बूंद भी नहीं? और कुसुम, वो कहाँ थी? कुसुम कमरे के एक अंधेरे कोने में जमीन पर बैठी थी और अपने नाखूनों से फर्श खुरच रही थी। उसके होंठों के कोने पर हल्की सी लाली थी, शायद खून की। और उसने कुछ कहा? उसने सनात की तरफ देखा और ठंडी आवाज में सिर्फ इतना कहा, कर्ज चुकाया जा रहा है रायचौधरी बाबू। कर्ज चुकाया जा रहा है? मतलब उस बुढ़िया की कही बात सच हो रही थी? हाँ, ये एक निर्णायक मोड़ था। सनात के लिए अब सब कुछ बदल चुका था। अब ये सिर्फ कारोबार का साइड इफेक्ट नहीं था, ये एक खुला अभिशाप था। और दिलचस्प बात यह है कि कैप्टन जॉनसन, जो अब तक सिर्फ एक बाहरी दर्शक थे, वो भी सच्चाई को समझने लगे थे। उनकी डायरी में यहां से डर साफ झलकता है। वो लिखते हैं, मुझे अब यकीन हो चुका है कि सनात उस द्वीप से सिर्फ औरतें नहीं, बल्कि कोई आदिम भूखी शक्ति लेकर आया है। कोई ऐसी चीज जो जीवन के सार पर पलती है। हाँ,
और इसके बाद मौतों का एक सिलसिला शुरू हो जाता है। और सनात का क्या होता है? सनात का तो पतन हो जाता है। वो डर के मारे पागल हो जाता है और खुद को एक लोहे के पिंजरे में बंद कर लेता है। पिंजरे में? हाँ, डायरी के आखिरी पन्नों में जिक्र है कि उसकी बनिताएं रात भर उस पिंजरे के बाहर खड़ी होकर लोहे की छड़ों को चबाने की कोशिश करती थीं। ठीक है, ये कहानी अपने आप में बहुत खौफनाक है। लेकिन अब हम वापस उस सवाल पर आते हैं जहां से हमने शुरू किया था। समय के विरोधाभास पर। हाँ, अगर सनाथ और ये सारी घटनाएं 1947 के बाद की हैं, तो ये सब 1824 की डायरी में कैसे लिखा है? ये बात मेरे गले नहीं उतर रही। और यही सवाल महस्तबीर के दिमाग में भी कौंधता है। पहले तो उसे लगता है कि शायद ये कोई पारिवारिक डायरी है जिसे कैप्टन जॉनसन के वंशजों ने आगे बढ़ाया होगा। हाँ, ये एक तार्किक व्याख्या लगती है, ये मुमकिन है। बिल्कुल। लेकिन महस्तबीर सिर्फ अंदाजे पर नहीं रुकता। वो एक आवर्धक लेंस मतलब मैग्नीफाइंग ग्लास निकालता है और डायरी की लिखावट की जांच करता है। शुरू के पन्नों की और आखिर के पन्नों की। हाँ, और जो उसे पता चलता है वो उसके पैरों तले जमीन खिसका देता है। क्या पता चलता है? उससे पता चलता है कि लगभग 125 साल के अंतराल के बावजूद लिखावट में इंच भर का भी फर्क नहीं था। क्या? हर अक्षर की बनावट, कलम का दबाव, शब्दों के बीच की दूरी, सब कुछ हूबहू एक जैसा था। ऐसा लग रहा था जैसे एक ही इंसान ने एक ही बैठक में एक ही कलम से पूरी डायरी लिख डाली हो। एक मिनट, ये तो नामुमकिन है। तो फिर इसका क्या मतलब हुआ? क्या हो अगर ये डायरी किसी इंसान ने लिखी ही ना हो? अब आप उस भयानक संभावना पर पहुंच रहे हैं जिसे महस्तबीर ने महसूस किया। क्या हो अगर ये डायरी खुद एक जिंदा चीज हो? एक जिंदा चीज? हाँ, एक परजीवी, एक ऐसी चीज जो हर दौर में सनात राय चौधरी जैसे लालची और हताश लोगों को चुनती है, उनकी कहानियों को, उनके डर को सोखती है और खुद को लिखती है। मतलब जे जॉनसन कोई इंसान नहीं, बल्कि उस शैतानी ताकत का एक नाम या एक हस्ताक्षर है। बिल्कुल, जो हर कहानी के अंत में अपना निशान छोड़ जाती है। ये थ्योरीज कहानी की हर अजीब कड़ी को जोड़ देती है। और कहानी के अंत में महस्तबीर को इसका सबूत भी मिलता है। हाँ, उसे एहसास होता है कि डायरी का काला चमड़े का कवर जो पहले बर्फ की तरह ठंडा था, अब इंसानी त्वचा की तरह गर्म महसूस हो रहा है। और जब वो डायरी के आखिरी खाली पन्नों को रोशनी में देखता है तो उसे दिखता है कि खाली पन्नों पर हल्के हल्के धुंधले से नए अक्षर उभर रहे हैं, जैसे कोई अदृश्य हाथ एक अदृश्य कलम से कुछ लिख रहा हो। और उस रात महस्तबीर को अपने बंद कमरे के दरवाजे के बाहर से कागज पर कलम चलने की खरूज जैसी आवाज सुनाई देती है। वो समझ जाता है डायरी ने अपनी अगली कहानी लिखनी शुरू कर दी है। तो जो सफर कलकत्ता के एक पुराने घर में एक रहस्यमय डायरी की खोज से शुरू हुआ था, वो एक अमर जिंदा अभिश्राप की कहानी बन गया। ये सनात राय चौधरी के लालच, सुंदरबन की आदिम शक्तियों और उन खून की प्यासी बनिताओं की कहानी है जो शायद आज भी कलकत्ता की किसी भूली बिसरी गली में अपने कर्ज की वसूली कर रही हैं। ये कहानी हमें एक बहुत ही बेचैन करने वाले विचार के साथ छोड़ जाती है। महस्तबीर ने सिर्फ एक पुराना दस्तावेज नहीं खोजा, उसने एक ऐसे राज को खोल दिया है जिसे शायद अब दोबारा बंद नहीं किया जा सकता। डायरी अब अपनी अगली कहानी लिख रही है। और सोचने वाली बात यह है कि उस कहानी का अगला किरदार कहीं खुद महस्तबीर तो नहीं। ये हमें याद दिलाता है कि कुछ कहानियां खत्म होने के लिए नहीं होती, वे बस अपना अगला शिकार ढूंढती हैं।